चलो हाँ जी, आज का जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो आज ही में खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा सा चैप्टर है कंसिडरेशन, ठीक है, जिसके बारे में तुम पहले से पढ़ते के आ रहे हो। अच्छा एक बात सुनना मेरी, आपने जो पिछले चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, वो याद है आपको? 11 डे वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से थे? एसेंशियल एलिमेंट्स लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, बताना एक एक करके। 11 डे पहले कौन सा? सेक्शन 10 वाले बता दो। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, वो ठीक है, तुम ऐसे बता दो, ऐसा उधर है कैपेसिटी, ठीक है। लॉफुल कंसीडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, हाँ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एक और रह गया मेरे पास, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, वो इधर है सेक्शन 10 के अलावा है, सेक्शन 10 में अलावा है ना कौन सा कॉम्पिटेंसी जिसमें ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी 6 एलिमेंट्स हो गए, और उधर अदर देन सेक्शन 10 में क्या था? 2 पार्टीज होनी चाहिए और लीगल हाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और सर्टेनिटी होनी चाहिए और फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, ठीक है। अच्छा ये एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो क्या थी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज होना जरूरी है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज होना जरूरी है? कंसीडरेशन। अब एक बात सुनो, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, मैंने बताया था कि अगर ए बी को कुछ देगा तो बी के लिए वो क्या बनेगा? कंसीडरेशन। और जब बी रिवर्स में उसको कुछ देगा तो वो किसके लिए कंसीडरेशन बनेगा? ए के लिए। यानी कि कंसीडरेशन वर्ड का मीनिंग में बेनिफिट लिख सकती हूँ कि फायदा क्या है कॉन्ट्रैक्ट में। ए और बी को कॉन्ट्रैक्ट करने से दोनों को क्या फायदा हो रहा है? दोनों पार्टीज को फायदा होगा, यानी कि कंसीडरेशन होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। समझ रहे हो? अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। अगर ए ने अपनी कार दी है तो बी को बदले में उसके क्या देना चाहिए? मनी, ठीक है। तो बी के लिए कार बनेगी कंसीडरेशन क्योंकि उसको कार का बेनिफिट होगा, और ए को पैसे का बेनिफिट होगा। दोनों पार्टीज को बेनिफिट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अब एक बात बस ध्यान रखना कि कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कितना कंसीडरेशन है वो पार्टीज पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? कंसीडरेशन का होना जरूरी है, बेनिफिट का होना जरूरी है। कितना बेनिफिट देते हैं वो पार्टीज पे डिपेंड करता है। मान लो उसकी 10 लाख की कार थी, ठीक है, वो अगर उसको 2 लाख में बेच रहा है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। कंसीडरेशन तो है ना, मनी भी दे रहा है और वो उधर से वो कार दे रहा है और वो उसको मनी दे रहा है। चाहे भले ही 10 लाख की गाड़ी 2 लाख में बिक रही हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कंसीडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन कितना कंसीडरेशन होना चाहिए ये दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो चलो अब हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे कंसीडरेशन की डेफिनेशन, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है और समझ में भी आएगी आराम से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक वैलिड कंसीडरेशन कौन सा होता है, ठीक है। कंसीडरेशन में भी कुछ वैलिडिटी होती है कि किस टाइप का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग रूल ऑफ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने भी आपको बताया कि कंसीडरेशन है तभी वो वैलिड है, यानी कि एक लाइन और मैं यहाँ पर लिख दूं, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। क्लियर है? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसीडरेशन की डेफिनेशन स्टार्ट अगर हम करें
तो कंसीडरेशन इज द प्राइस, पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। कंसीडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। इस एग्जांपल में बताओगे कंसीडरेशन इज द प्राइस, प्राइस कितना था हमारा, मान लो ये सीधा बस 2 लाख ले लो, गाड़ी बेची 2 लाख में, ठीक है। कंसीडरेशन इज द प्राइस, ये प्राइस हो गया, एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी कौन है यहाँ पर, ये आप डिफाइन करना आना चाहिए तुम्हें, प्रोमिसी कौन है, प्रोमिसर कौन है। ए ने ऑफरर को हम क्या बोलते हैं, प्रोमिसर। जिसने ऑफर दिया है, जिसने प्रॉमिस किया है, उसको हम बोलते हैं प्रोमिसर। तो यहाँ पर ए ने ऑफर दिया था कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोमिसर। तो प्रोमिसी कौन बनेगा, बी, ठीक है। तो मनी कंसीडरेशन किसने देना है, बी ने देना है, यानी कि प्रोमिसी ने देना है। तो कंसीडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी, किसके बदले में, फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर क्या है, प्रोमिसर की ऑब्लिगेशन क्या है, कार देना, है ना। तो उस कार देने के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंसीडरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है, किसी ने इसको डिफाइन भी किया है, अवेलेबल कंसीडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or for various detriment, loss or responsibility by the other party। एक बात सुनना, A ने B को कार दी, ठीक है, ये कार B के लिए क्या है, कार फॉर B क्या है, कंसीडरेशन, बेनिफिट, लेकिन ये कार का लॉस किसके लिए है, ऐसे लिखो, कार फॉर ए, ए के लिए क्या है, लॉस है, समझ रहे हो ना। मतलब किसी का बेनिफिट किसी का लॉस बनेगा, एक तरीके से उसको अपनी कार छोड़नी पड़ रही है, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, जो ये पैसा है, ये मनी है, यानी कि जो ये 2 लाख रुपए हैं, ये ए के लिए क्या है, कंसीडरेशन, तो बी के लिए क्या है, लॉस को ना नुकसान की टर्म्स में मत पढ़ना, कि नुकसान थोड़ी है ये, भाई चीज के पैसे के बदले में आप चीज ले रहे हो ना, नुकसान थोड़ी हो रहा है। लॉस का मतलब किसी चीज को खोना, किसी चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को खोना। कार को एक्वायर करने के लिए आपको पैसा खोना पड़ रहा है, समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। चलो अब आता है इसकी जो डेफिनेशन, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है, वो डेफिनेशन कर लो जरा। When at the desire of the promisor, ये लाइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। At the desire of the promisor, मुझे एक बात बताओ, जो पर्सन ऑफर देता है वो क्या कहलाता है, ऑफरर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोमिसर, यही बोलते हैं। तो जिस बंदे ने ऑफर दिया है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तो उसका प्राइस कौन सेट करता है, पहले जब ऑफर देते हैं हम तो प्राइस हम बताते हैं ना, ऑफरर डिसाइड करता है। तो किसकी इच्छा पर प्राइस डिसाइड किया जाता है, प्रोमिसर की इच्छा पर, ऑफरर की इच्छा पर। इसीलिए इस लाइन को ढंग से पढ़ना। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done, यानी कि प्रोमिसर ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अगर प्रोमिसी ने कुछ काम किया है या किसी अदर पर्सन ने कुछ काम किया है, कहने का मतलब, मान लो मैंने गाड़ी का वाला एग्जांपल हटा देती हूँ, मैंने एक ऑफर दिया कि आपको कोर्ट में गवाही देनी है, आपको कोर्ट में गवाही देनी है, उसके बदले में आपको इतने पैसे दूंगा, ऑफर है, ऑफर है ये। तो प्रोमिसर की इच्छा पर पैसे भी फिक्स किए गए और मेरी इच्छा पर अब काम किसको करना है, प्रोमिसी को। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, अगर मेरे कहने पर उसने कुछ काम किया। अब दूसरी लाइन के साथ और क्या जोड़ रखी है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब किसी को कुछ करने से रोकना। इसका एग्जांपल सेट करो, यही वाले एग्जांपल में अगर मैं ये कह दूं कि अगर आप कोर्ट में गवाही नहीं दो तो मैं आपको पैसे दूंगा, समझ रहे हो। तो कुछ ना करने के लिए किसी को कुछ देना, तो यानी कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी को कुछ करने से रोकना। अब देखना यहाँ पर ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों यूज किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है पास्ट रिलेटेड भी हो सकता है,
प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तो यही लाइन पहले हैज डन लिखी है ना इन्होंने, अब देखो क्या लिख रहा है वो, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस तो है, चलो प्रेजेंट तो है ना, समझ रहे हो? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का तो पता है ना किसके पीछे एस ई एस लगता है, और जब कोई चीज हो चुकी है तो हैज हैव यूज कर रहे हैं ये लोग, और फ्यूचर के लिए ये विल यूज करेंगे, है ना, या प्रॉमिस यूज करेंगे कि आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल को ये काम करूंगा, है ना। तो इसमें तीनों टर्म्स यूज करनी है आपको, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। देखना एक बार, पास्ट के लिए इन्होंने यूज किया है यहाँ पर हैज डन और एब्सटेन्ड, ये पास्ट के लिए यूज होता है फ्रॉम डूइंग। फिर इन्होंने प्रेजेंट के लिए क्या यूज किया? डज पहले लिखो, वॉज डन की जगह इन्होंने हैज डन की जगह क्या लिख दिया? डज और एब्सटेन्स, ठीक है, फ्रॉम डूइंग। अब फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे? देखो फ्यूचर के लिए इन्होंने यूज किया और प्रोमिसेस टू डू, आज प्रॉमिस कर रहा है कि करूंगा, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। पता समझ में आया ये? अब डेफिनेशन आराम से याद होगी। पहले आपको क्या लिखना है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing, does और abstains from doing, और फ्यूचर में promises to do और abstain from doing something। तो such an act, इस काम को करना, और abstinence, इस काम को करने से रोकना, इसको हम क्या बोलेंगे? is called consideration for the promise। भाई ए ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं पैसे दूंगा, उसके बदले में मैं क्या कंसीडरेशन दे रहा हूँ? मैं उसको काम करके दे रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम कहोगे ना कंसीडरेशन क्या होगा? भाई ए तो पैसे दे रहा है, तो बी को तो क्या फायदा है? पैसे का। ए को क्या फायदा हो रहा है? उसकी गवाही देना ए के लिए क्या है? फायदा। उसकी गवाही ना देना ए के लिए क्या है? फायदा। समझ रहे हो? दोनों के एग्जांपल, एक बार में डू करने के लिए और एक बार नॉट टू डू करने के लिए, समझ रहे हो? तो एक एग्जांपल मैंने लिया था कि कोर्ट में गवाही देगा तो मैं पैसे दूंगा, ठीक है, और एब्सटिनेंस का मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर गवाही नहीं देगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। दो कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक में ए ने कहा था कि मैं तुझे पैसे दूंगा, बदले में तू कोर्ट में क्या देना? विटनेस बन के आ जाना, ठीक है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ए ने बी को कहा था कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तू वहां पर प्रेजेंट नहीं होना, समझ रहे हो? तो ये तो है कोई काम करने के लिए पैसे देना। भाई बी को तो पैसे मिल रहे हैं, बदले में ए को क्या मिल रहा है? ये जो विटनेस बन के आ रहा है। तुमने ऐसा नहीं देखना पैसे के बदले में पैसा या पैसे के बदले में चीज। अगर पैसे के बदले में मैं जो काम चाहता हूँ, मेरी डिजायर को अगर पूरा कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या बनेगा? कंसीडरेशन। समझ में आ रही बच्चों? बस कंसीडरेशन को अगर आप रिलेट करोगे ना किससे? बेनिफिट वर्ड से, तो आपको इजीली समझ में आएगा। भाई बी को फायदा हो रहा है पैसे का, तो बताओ ए को क्या फायदा हो रहा है? ए को फायदा हो रहा है कि उसकी इच्छा पूरी हो रही है। उसने कहा था कोर्ट में गवाही दे, तो वो देने आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि बी का तो फायदा हो रहा है पैसे का ही, लेकिन ए का फायदा क्या हो रहा है कि कोर्ट में गवाही मत दे, और वो कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रहा है। तो ए के लिए कंसीडरेशन बनाइए गवाही ना देना, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े। सूर्य नींद आ रही है, खोल ले आंखें। किसी को नींद आ रही है? इतना बोरिंग नहीं है? बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं इस पर अच्छे एग्जांपल लूंगी, चिंता क्यों करते हो? मेरे को एक बार बेसिक्स तो बताने दो ना, बेसिक्स के बाद ही अच्छे एग्जांपल सेट होंगे ना। चलो अब हम पढ़ते हैं कि कंसीडरेशन की जो डेफिनेशन में क्या क्या चीजें निकल के आई हैं। कंसीडरेशन इज एन एक्ट, एक्ट का मतलब डूइंग समथिंग। अभी आपने जो डेफिनेशन से मैंने आपको समझाया, वहां से यही बात निकल के आई कि कंसीडरेशन हम उस चीज को भी बोलते हैं जब किसी के
लिए हमने कुछ काम किया है, जैसे हमने कोर्ट में गवाही दी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन इज एब्स्टिनेंस, मतलब कुछ ना करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, गवाही ना देना, ये भी क्या है? कंसिडरेशन है। अगर ए चाहता है, उसकी डिजायर है कि गवाही ना दे और मैं उसकी डिजायर को पूरा करता हूं, तो वो ए के लिए कंसिडरेशन का काम करेगा। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, ये मैंने अभी आपको बताया कि उसकी इच्छा पर होना चाहिए। कंसिडरेशन में मूव, ऊपर ये टेंस देखना, मतलब ये इंग्लिश वर्ड्स क्या यूज किए हुए उनका मीनिंग निकालना। ऊपर बोला है किसकी डिजायर पे होना चाहिए, मस्ट बी, होना ही होना चाहिए प्रॉमिसर की डिजायर पे, लेकिन कंसिडरेशन मूव कर सकता है डिजायर पे, तो प्रॉमिसर के ही होना चाहिए, लेकिन मूव प्रॉमिसी से भी कर सकता है और किसी और पर्सन से भी कर सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ए ने जो बी को कार बेचने का डिसीजन लिया था, उसमें ना इच्छा ए की ये तो थी कि वो कार बेचे, लेकिन इसका कंसिडरेशन कौन फिक्स करेगा? सी करेगा। तो कंसिडरेशन आपका ना तो प्रॉमिसर से चला ना प्रॉमिसी से चला, एनी अदर पर्सन से चला। तो मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन, और या फिर ऐसा भी हो सकता है, ए ने कहा मैं ऑफर निकाल रहा हूँ कि मैं कार बेचना चाहता हूँ, तो बी ने कहा मैं इसके 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब कंसिडरेशन कहाँ से चला? प्रॉमिसी से। कहाँ से चला? क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में ए कौन था? प्रॉमिसर था, और बी कौन था? प्रॉमिसी। तो यहाँ पे कंसिडरेशन आपका प्रॉमिसी से चला है, दूसरे वाले में कौन सा कंसिडरेशन आपका अदर पर्सन से चला है, लेकिन होना एक ही इच्छा पे चाहिए। अगर उसको पसंद आए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो भी हमने तीनों लिखे थे, तो आपका कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल बताओगे? आपकी कोचिंग क्लासेस, आपने हमें पेमेंट दे दी, मेरे लिए ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हुआ, लेकिन आपको कोचिंग मिलेगी, कौन सा कंसिडरेशन है? फ्यूचर कंसिडरेशन। समझ रहे हो? है ना? तो इसलिए हमारा कंसिडरेशन आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही हो सकता है। तो कंसिडरेशन का अगर रियल मीनिंग निकाले तो क्या है? प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। समझ रहे हो? कई बार 2 लोग प्रॉमिसेस भी कर सकते हैं, जैसे मैं तुझे क्या दूंगा, मान लो उसकी कोई नीड है, उसकी कोई नीड है कि मैं तुझे ये चीज प्रोवाइड करूंगा, बदले में तू कोर्ट में गवाही ना देने आना, तो उसके लिए कंसिडरेशन होगा गवाही ना देना, और दूसरे पर्सन के लिए कंसिडरेशन होगा जो चीज उसको चाहिए। मान लो पैसे भी नहीं है तो कोई और चीज भी दे रहा है, तो वो उसके लिए कंसिडरेशन का काम करेगा। तो कंसिडरेशन कभी भी ना मनी से रिलेट मत करना कि पैसा है तो पैसा ही कंसिडरेशन है। मैंने कंसिडरेशन का मीनिंग आपको क्या बताया? सिर्फ बेनिफिट, और बेनिफिट आपका मनी टर्म्स में भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है, और नॉन मॉनिटरी है तभी तो हमने यहाँ पर बात की है किसकी? टू डू और नॉट टू डू। समझ रहे हो? मनी कंसिडरेशन नहीं था तभी तो मेरा प्रॉमिस पूरा करना था या प्रॉमिस पूरा नहीं करना था, उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। बताओ, इतनी बात समझ आए तो मैं आगे बढ़ूं? आगे समझ में? अब एक केस बताऊंगी आगे। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या रूल्स हैं जिससे हम ये जज करेंगे कि ये एक वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा? सबसे पहला पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। इस बात के लिए एक केस लो आया था जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? ये दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। अगर ये नाम याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है। हो जाएगा? हो जाएगा? इसमें क्या हुआ था सुनना जरा। एक कलेक्टर था सी। कौन था? कलेक्टर कौन होते हैं टाउन के? आईएएस वगैरह यही होते हैं। तो एक कलेक्टर था, उसने ना एक ए नाम के बंदे को क्या बोला कि देख ये जमीन है, अच्छी खासी जमीन है, तो तू इस जमीन पर क्या कर, बहुत सारी शॉप्स बनवा दे। क्या कर दे? बहुत सारी शॉप्स बनवा दे और उनको रेंट पे देना शुरू कर, ठीक है? और अपने खर्चे पर शॉप्स बनवा। उन शॉप्स को बनवाने का खर्चा तो खुद उठा
और उनको आगे रेंट पे दे दे, समझ रहे हो? अब इस केस में मेरे को एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? सी और ए के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा एक तरीके से ऑफरर हो गया और ये कौन हो गया? ऑफरी, या जिसको प्रॉमिसी कह सकते हैं, ठीक है? इसने ऑफर किया कि ये जमीन मैं तेरे को देता हूँ, इसके ऊपर शॉप्स बना, ठीक है, और उसको रेंट पे चढ़ा। अब हुआ क्या, इसने ये शॉप बनवा दी अपने खर्चे पे और आगे किसी को रेंट पे दे दी। एक पर्सन था जिसने इस शॉप को रेंट पे लिया, वो था पर्सन बी, ठीक है? इसको इसने रेंट पे दे दी। अब ये रेंट तो पे करेगा ही करेगा, ठीक है? अब बी, इसने ना ए अपनी थोड़ी सी बढ़ाई चढ़ाई कर रहा था बी के आगे, क्या बोलता है, मैंने अपना खुद का पैसा लगाकर यहाँ पर इतनी सारी दुकानें खड़ी की हैं, ठीक है, जिसमें से तू एक किराएदार बैठा है यहाँ पर, तो अपनी बड़ी तारीफें कर रहा था ये कि देखो मैंने अपना पैसा लगाया और इतना कुछ बनाया ये और वो, ठीक है? तो बी ने खुश होकर क्या कह दिया कि चल ठीक है, मैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेचूंगा, जो भी मेरा माल बिकेगा उस पे कुछ % कमीशन मैं तुझे दूंगा। उसने क्या कह दिया कि उस पे कुछ % कमीशन, प्रोडक्ट की सेल पे कुछ % कमीशन मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है? पहले तो इसने कह दिया कि हाँ दूंगा, ठीक है, बोल दिया ऐसा। उसके बाद बी उसको मना कर दिया। ए जब उससे लेने गया कमीशन तो उसने क्या किया, बी ने उसको मना कर दिया और ए ने क्या कर दिया, कोर्ट में जाके केस कर दिया, सूट फाइल कर दिया। ए ने क्या किया, कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट बी, कि वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहा। बताओ कोर्ट ए के फेवर में जाएगी या ए के एक्शन को रिजेक्ट कर देगी? रिजेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके बदले में उसको क्या दे रहे हैं? बताओ बताओ। ये उसको कमीशन तो दे रहा है, पर ये इसको क्या दे रहा है? पहली बात तो ये कि उसको तो कंसिडरेशन बता दिया कि हाँ तेरे को मिलेगा, बदले में बी को क्या मिल रहा है? भाई ये तो कह मत कि तूने दुकान दी, दुकान का तो तुम ऐसे रेंट ही लेगा, ठीक है? अगर उसने ये स्टेटमेंट बोली है तो इस स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। आप जो उसके सामने इतनी बड़ाई मार रहे हो कि मैंने दुकानें बनाई थी, शॉप्स आपने किसके ऑफर पे बनवाई थी? कलेक्टर सी के ऑफर पे बनवाई थी आपने, तो आपने जो कुछ मांगना है किससे जाकर मांगो? कलेक्टर से मांगो, ठीक है? तो आपका जो कंसिडरेशन देने का काम होगा वो कौन देगा? कलेक्टर देगा, यानी कि प्रोमिसर देगा। कौन देगा? प्रोमिसर देगा। ऑफर था ना ये, ऑफर को ये क्या बोलते हैं? प्रोमिसर। तो आपका कंसिडरेशन अगर ए को कुछ चाहिए बदले में तो किससे जाके मांगे? कलेक्टर से मांगे। बी से मांगने का उसका कोई हक नहीं बनता। समझ में आया? भाई अपने रेंट एलिजिबल के लिए। अच्छा, फिर वो दुकान उसी की मानी जाएगी। हाँ, जगह तो कलेक्टर की थी। जगह कलेक्टर की। मान लो जगह बीसी की थी, कलेक्टर से परमिशन लेनी थी, लेकिन मतलब आपकी जगह होते हुए भी आप उस पर चीज नहीं बनवा सकते थे, वो ऐसे मॉल या इतनी बड़ी शॉप्स नहीं बनवा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने कलेक्टर से परमिशन ले ली। मान लो परमिशन लेने की उसको क्या मिलेगा? क्या हो, ये वाला एग्जाम्पल फिर कुछ आना पड़ेगा। जिसका फोन आ रहा है उसका खराब है, दिखा के आ रहा है, मैं ये देखूंगी। हाँ जी, इस केस में क्या हुआ था? कलेक्टर की परमिशन से या कलेक्टर के ऑफर पर ए ने क्या किया था? शॉप्स बनवाई थी एक जमीन पर, ठीक है? बीच में आ गया। शॉप्स बनवाई थी, ठीक है? शॉप्स बनवाने के बाद उसका पर्पस था इसको रेंट पर देना। हमारा पॉइंट जो है इस एग्जांपल में समझाने का वो ये है कि आपका हक, आपका राइट तब जनरेट होता है जब कंसीडरेशन प्रोमिसर फिक्स करे, प्रोमिसर की इच्छा से हो। यहाँ हमारे एग्जांपल में जो ऑफरर या प्रोमिसर था वो कलेक्टर था, ठीक है? तो अगर एक को कंसीडरेशन की डिमांड करनी भी है कि भाई मैं शॉप्स पे बनवाऊं और अपना पैसा भी लगाऊं, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो जाके कलेक्टर से ये चीज बोलो। आप बी ने अगर ये बात कह भी दिया तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है? और बी की ये स्टेटमेंट कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाएगी। ये तो समझ में आ गया। कलेक्टर तो सिर्फ परमिशन दी, लेकिन वो तो परमिशन देके साइड में जो उसको क्या करना। हाँ, तो ये बात किसको सोचनी चाहिए?
किसको सोचनी चाहिए? एक बुक में कंसिडरेशन क्या है उसको तो ये होगा कि चलो वो अपनी जगह शॉप बनवा सकते हैं। मान लो कलेक्टर पैसा ले रहा है उसके बदले में, हाँ ये हो सकता है। ये केस लो है और ये काफी साल पुराने हैं, ठीक है, इनको एग्जांपल के तौर पे यूज करना है। मैं एग्जांपल में मान लो ये डाल देती हूँ कि कलेक्टर ने मनी कंसिडरेशन लिया था परमिशन देने के बदले में, ठीक है। यस मैम। केस में हो क्या क्या बलदेव प्रसाद और ये इसमें हो गया यही तो बताया वो यही यही, हुआ था exactly। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो सूट है, ए ने जो केस फाइल किया वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसी स्टेटमेंट पे कि कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अच्छा एक चीज, एक एग्जांपल और लेती हूँ अगर इसी से भी क्लियर नहीं हो रहा तो। किसी के ना गोडाउन में आग लग रही थी, ठीक है, किसी के गोडाउन में आग लग रही थी और तुमने एक भले इंसान होने के नाते क्या किया, उस आग को बुझा दिया, तुम्हें किसी का नुकसान नहीं हो। अब आपको बुझाया है कि आपने अपनी इच्छा से किया था, क्या आप इसके बदले में सामने वाले के पास जाके ऐसे कह सकते हो मुझे इसके 2 लाख रुपए चाहिए, मैंने तेरे माँ को आग से बचाया? बताओ, मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। जब तक वो कोई रिवॉर्ड ना दे, जब तक उसकी इच्छा ना हो, जब तक प्रोमिसर की डिजायर ना हो, तब तक आपके पास कोई राइट नहीं है उससे पैसे डिमांड करने का। अब समझ में आ रहा? तो यानी कि कंसिडरेशन अगर होगा ना तो वो ऑफरर की डिजायर पे होना चाहिए। यहाँ पर एक को सोचना चाहिए था कि मुझे भाई मैं जो इतना खर्चा करूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो कलेक्टर के साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, कलेक्टर से जो उसने परमिशन ली थी, उसमें उसको सोच लेना चाहिए था कि प्रोमिसर की इच्छा से मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो कोर्ट तो इसी बिहाफ पे बोलेगी ना। हाँ जी, मतलब एक जो दुकानें बनवा रहे थे रेंट उसी को मिलेगा। हाँ कलेक्टर ने उसको कहा ही यही था तो अपने खर्चे पे बनवा और उसको रेंट इनकम रेंट पे दे और रेंटल इनकम खाई उसकी बैठ, ठीक है। यस मैम। क्लियर है यस मैम। अच्छे से? यस मैम। दूसरे वाले एग्जांपल से क्लियर हुआ? Yes. किसी के माल को अगर आग से बचा दिया आपने तो अपनी इच्छा से काम किया है, उसमें सामने वाले ने कोई रिवॉर्ड नहीं निकाला था। मान लो ऐसा होता, आग लग रही है, यहाँ पे जिसके माल पे आग लग रही है वो खड़ा है आराम से और वो रिवॉर्ड निकाल रहा है कि जो मेरी आग को बुझाएगा तो मैं इसको 1 करोड़ रुपए दूंगा, और फटाफट आप बाल्टी लेके शुरू हो गए, तब आपके पास राइट है कि आप मांग सकते हो। जैसे फाइंडर ऑफ वो था जो किसी बंदे को ढूंढ के लेके आया था, बच्चा गुम हो गया था, ठीक है, तो मैंने अगर रिवॉर्ड निकाला है और आपने सुना भी है तब आप मुझसे डिमांड कर सकते हो पैसे। और अगर मैंने कोई रिवॉर्ड नहीं निकाला और आप बच्चे को, जनरली बच्चा किसी का गुम हो गया था तो आपने थोड़ा सा ढूंढा तो उसके मम्मी पापा आपको मिल गए, और अगर आपने उसको बच्चा उसके मम्मी पापा को लौटा दिया तो बदले में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसके बदले में क्या दो, पैसे दो। कहोगे ऐसे? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसका बच्चा गुम हुआ था उसने कोई ऐसा ऑफर नहीं निकाला। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आता है आपका कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसके लिए भी केस लो है चिन्हैया वर्सेस रमैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आएगा आपको चिन्हैया वर्सेस रमैया नाम जरूर लिखना है। अच्छा नाम है ना, चिन्हैया वर्सेस रमैया। देखो इस केस लॉ में हुआ क्या था, सुनना जरा। चिन्हैया वर्सेस रमैया के केस में हुआ क्या था, एक ओल्ड लेडी थी। कौन थी? ओल्ड ले लेती हूँ उस लेडी को। एक ओल्ड लेडी थी, ये ओ है, ठीक है, ओल्ड का ओ है ये ऐसे ले लो, लेडी है ना, एल ले लो। ये एक ओल्ड लेडी है, ठीक है ना, ड्राइंग में बना लेडी है। ओल्ड लेडी ने क्या किया, अपनी डॉटर को कुछ पैसे दिए। कुछ पैसे का मतलब 1-2 रुपए नहीं, ठीक है, 2 करोड़ रुपए, अपने मामा को देने ठीक है। नहीं, ओल्ड लेडी ने डॉटर को क्या दिए, 2 करोड़ रुपए दिए, लेकिन एक शर्त पर, किस शर्त पर, कि मैं तेरे नाम ये 2 करोड़ रुपए कर रही हूँ, बदले में तुझे मामा को क्या देना है, कुछ मतलब मंथली पेमेंट देनी है,
भाई मामा बीमार होंगे ना, तो तुम्हें अपने मामा का आगे पीछे कोई नहीं होगा भाई, तो ठीक है, उसकी बहन सोच रही है तो उसके बारे में। तो उसने कहा कि ये 2 करोड़ रुपए मैं तेरे नाम कर दूंगी अगर तू मुझे ये प्रॉमिस करे। क्या प्रॉमिस करे? कि तू मामा को मंथली इतना पैसा दे के आएगी, ठीक है। अब उसको 2 करोड़ रुपए अच्छे लग रहे थे। डॉटर ने क्या कहा कि यस मैं करूंगी, ठीक है। मैम फिर तो पैसा ऐसे करके सारे खत्म हो जाए यार, इन्वेस्टमेंट नाम की चीज हो गई। 5,000 रुपए पर मंथ देते हैं, ठीक है। अब होएंगे खत्म? कुछ टाइम बाद अरे उसी पैसे को खाओगे क्या? उसको ब्याज में भी दे सकते हैं, उसकी जो ब्याज आएगी वो दे देना मामा को। दिमाग को बढ़ाओ, थोड़ा आगे तक जाओ। पैसा ना एक चुंबक है, सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है, सुना ना ये? पैसा है तो और पैसे को खींचेगा, और उसका रूल यही है, उसको इन्वेस्ट करो कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो हाँ जी, मामा को मंथली पेमेंट करनी थी, इसको 2 करोड़ रुपए अच्छे लग रहे थे, इसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं करूंगी। उसी टाइम इसने अपनी मम्मी के सामने क्या किया, एक डीड बना दी जिसमें इसने क्या किया, प्रॉमिस किया। प्रॉमिसर कौन हुआ यहाँ पर हमारे एग्जांपल में? प्रॉमिसर। डीड बनी है डॉटर और मामा के बीच में। अच्छा, डी कौन हुआ यहाँ पर? प्रॉमिसर, ठीक है, प्रॉमिसर। बात तो इसकी मम्मी और इसके बीच में। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट में ये बना देती हूँ बस, ठीक है। प्रॉमिसर ये हुई, इन दोनों के बीच में ये और ये प्रॉमिस ही हुई, ठीक है। पहला कॉन्ट्रैक्ट तो यही हुआ। अच्छा कंसीडरेशन देख लो, कंसीडरेशन देख लो जरा अभी। डॉटर को तो 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, बदले में इसको क्या मिल रहा है? इसको क्या मिल रहा है? इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में इसको अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरीके से ये 2 करोड़ रुपए क्या कर रही है, गिफ्ट कर रही है उसको। और अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको कि गिफ्ट करना किसी को जिसमें एक पार्टी को कंसीडरेशन मिलता है और दूसरी पार्टी को कंसीडरेशन नहीं मिलता, वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसमें तो उसकी इच्छा पूरी हो रही है ना। एक तरीके से यही समझ लो, हाँ यही समझ लो। अगर गिफ्ट वाला भी नहीं लेते यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है, मान लो एक्सेप्शन में आएगा भी गिफ्ट, एक्सेप्शन भी नहीं लेते। एल ने इसको पैसे दिए 2 करोड़ रुपए, कंसीडरेशन डॉटर के लिए क्या हुआ, 2 करोड़ रुपए। एल को क्या कंसीडरेशन मिल रहा है, एक प्रॉमिस मिल रहा है, ठीक है। जो काम लेडी चाहती थी वो उसका प्रॉमिस पूरा हो रहा है, ठीक है। पहला कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ डॉटर और मामा के बीच में, ठीक है। इसने डीड बनाई, उस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में बताओ, ये तो पहले का हो गया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में डी क्या होगी, प्रॉमिसी, प्रॉमिसर। डी प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको मंथली इतने पेमेंट दूंगी। अब मुझे ये बताओ, डी इसको पेमेंट देगी, मामा के लिए तो कंसीडरेशन हो जाएगी मंथली पेमेंट, इसके बदले में डी को क्या कंसीडरेशन मिल रहा है, 2 करोड़। पर वो तो उससे मिले थे, वो तो किससे मिले थे? अब मुझे ये बताओ, जो ये दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसमें प्रॉमिसर ये है, प्रॉमिसी ये है, तो ये कौन हो गया, एनी अदर पर्सन हो गया। दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में इसको कंसीडरेशन तो मिल रहा है जी, एनी अदर पर्सन। अब मामा को कंसीडरेशन मिल रहा है, लेकिन डॉटर को कंसीडरेशन प्रॉमिसी से नहीं मिल रहा, एनी अदर पर्सन से मिल रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ, समझ रहे हो ना, मतलब इसके हाथ से ना जाके वो कंसीडरेशन यहाँ से जा रहा है, लेकिन इसके बिहाफ पर ही जा रहा है, समझ रहे हो। तो कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, तो कंसीडरेशन आपका यहाँ से भी जा सकता है और किसी और पर्सन से भी जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया है? तो ये एग्जांपल है आपका चुनैया वर्सेस रमैया वाले केस का। इसमें हुआ क्या था कि मामा को जब पेमेंट नहीं मिली ना मंथली, तो मामा ने क्या किया, कोर्ट में फाइल कर दिया केस। मामा चले गए कोर्ट में, फाइल कर दिया केस, ठीक है। बताओ मामा की जीत होगी या नहीं होगी? कौन बोल रहा नहीं होगी? मामा की जीत क्यों नहीं होगी? कंसीडरेशन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मामा की राइट्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी स्यू कर सकती है ना। तो मामा ने जब स्यू किया तो मामा इस केस को जरूर जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि उनकी तरफ से कंसीडरेशन उनकी बहन दे रही थी, समझ रहे हो?
यस, तो मामा को यहाँ पर वो मिला था पूरा सेक्शन का, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अगर ये केस स्टडी समझ आ गई है तो बोलो ढंग से, सबको Yes, समझ में आ गई? ma'am। और क्वेश्चन ना इसी पे ही फैक्ट पे बेस होके आ जाएगा और उसमें आप ऐसा एग्जांपल दे देना, जैसे यही क्वेश्चन थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपको क्या लिखना है कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी, ठीक है, तो यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, यस उसको पैसा रिकवर कर सकता है। और नीचे ऐसे वो लिख देना केस लो का नाम चिन्नैया वर्सेस रमैया। हाँ बोलो, तुषार कुछ कह रहा था नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन, ये दोनों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से पता है। यस मैम। एग्जीक्यूटेड का मतलब जो हो चुका, एग्जीक्यूटरी का मतलब जो होगा। तुमने मुझे कंसीडरेशन दे दिया है, एग्जीक्यूटेड मैं हमने तुम्हें अभी कोचिंग प्रोवाइड करनी है, एग्जीक्यूटरी। समझ गए? Yes. समझाने की जरूरत है? नो मैम। नहीं है। कंसीडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी समझाने की जरूरत है? नो मैम। चलो, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इसको समझाने की जरूरत बहुत ज्यादा है, Yes, ठीक है। अभी मैंने जब स्टार्टिंग की थी डेफिनेशन से तो मैंने बोला था कंसीडरेशन का होना जरूरी है, कितना कंसीडरेशन होगा ये मायने नहीं रखता। अब इसे एग्जांपल ले रही हूं मैं, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया मैं तुझे अपना घर दूंगा, घर की कीमत है 6 लाख रुपए, मैं तुझे 1 लाख में दे दूंगा। क्या तुम्हारा कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ पर? यस मैम। बनता है? तुम्हारे क्वेश्चन करना नहीं बनता। 6 लाख अगर 1 लाख में दे रहा है तो उसमें क्या क्यों का जवाब आपको नहीं देना। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? यस, यानी कि कंसीडरेशन कितना है, कितना एडिक्वेट है। तुम्हें अगर गलत भी लग रहा है और अगर मान लो भाई वाई एग्री है, एक्स एग्री है, तो क्या वैलिड है? मान लो एक्स को अर्जेंट पैसे की नीड है, उसको चाहिए ही चाहिए पैसा, मैं यहाँ पे लाख की जगह करोड़ कर दूं तो तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा। वैसे तो सीधी सी बात है, मैम 6 करोड़ का बिक सकता है तो ये इसको भी दे दो 1 करोड़ में। मान लो इसके साथ कोई रिश्ता था, इसका दामाद था ये इसका, अब बताओ फ्री में देने वाले सारे नहीं होते। हाँ यहाँ पे दिया, ये कौन सी मेडिकल स्टोर में बोले दिया भी था ना, यहाँ है। पता नहीं मुझे। बाहर की साइड। अच्छा सुनो, अब ये दिया पर ये ध्यान रखना इसमें कोई वो गन पॉइंट वाली बात नहीं होनी चाहिए, तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा? इनवैलिड लो में वर्ड ही नहीं है, वॉइडेबल। अभी किसी की बत्ती नहीं चली थी, वॉइडेबल, ठीक है। अगर ये प्रॉमिस करवाया गया है कि 1 करोड़ में मकान लेना है तो ले, और अगर ये गन पॉइंट पे करवाया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। इसका ना एग्जांपल नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एग्जांपल नोट कर लेना क्योंकि ये पॉइंट ऐसे समझ में नहीं आएगा बिना एग्जांपल के। सुनो जरा क्या है। पुलिस वालों की क्या ड्यूटी है? रिश्वत लेना। ओए क्या हुआ? क्या बोली? उसका भाई का रिलेटिव। उसका रिलेटिव उसके पापा है, बाप से रिलेटिव। कोई थोड़ी देता पागल थे। पुलिस की क्या ड्यूटी है सर बताओ? सर्विस करना। सर्विस करना, जनता के फेवर में काम करना, जनता के हित के लिए काम करना। चलान काटना। है तो पुलिस। पुलिस की वो पुलिस ही है वो। चलान काटना। मुस्कान अपने पापा का एग्जांपल नहीं लिया, सारी ड्यूटी पापा की नहीं बतानी, सारी पुलिस की बता सकते हो, ठीक है। चलो हाँ जी, अब एक बात बताओ, एक बंदा आया गौरव जैसा, बेवकूफ तो है, अब तक गौरव का एग्जाम गौरव ठीक है। एक पर्सन था गौरव, बेवकूफ सा, उसने पुलिस को क्या कहा? अगर तुम जनता के हित में काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है?
ना जनता के हित में काम करना उसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभाएगा, उसके लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर दिए हैं तो वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। कहने का मतलब अगर इस बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कल को गौरव मना कर जाता है तो क्या वो पुलिस केस कर सकती है गौरव के ऊपर कि मुझे पैसे इसने कहा था 50,000 रुपए दूंगा, मांग सकती है? नहीं, क्योंकि वो वैलिड कंसिडरेशन था ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं बनेगा। हम सबको बोल के अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक वकील की क्या ड्यूटी बनती है? वकालत करना। अपने क्लाइंट मान लो मैंने कोई वकील बुक किया है बुक कर ले तो वो वकील क्या करेगा? झूठ बोले झूठ को सच में बदल भाई तो तुम प्रैक्टिकल वर्ड की बात ना करो, इंसान न्याय दिलाएगा। न्याय दिलाएगा। और अगर तुम सही हो, ठीक है, तो न्याय दिलाना उसकी ड्यूटी बनती है। अगर तुम उसको बोलो कि अगर तू मुझे केस जिता देगा तो 1 करोड़ रुपए तेरे नाम, वो तो फीस वैसे भी चार्ज ये तो होता है फीस चार्ज करेगा। वो फीस अलग चीज है, फीस वैलिड कंसिडरेशन है, लेकिन उस फीस से आपने जो ऊपर अमाउंट दिया, 1 करोड़ रुपए की फीस तो नहीं हो सकती। 1 करोड़ रुपए क्या है? ओके ना वो अच्छे खासे वकील रिंग है ना, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए जो आप उसकी फीस से कहीं ज्यादा अमाउंट उसको पे कर रहे हो, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। केस जिताना या मतलब केस लड़ना आपके बिहाफ पे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। इसके लिए अलग से पैसे देना कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। और जब कंसिडरेशन ही वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं। समझ गए? तो यहाँ पर है कि परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब जो कोई पर्सन लीगली बाउंड है कोई ड्यूटी करने के लिए, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बदले में अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन में नहीं आता। ठीक है, ये ऐसे आते हैं कुछ पढ़ लोगे? पर ये एग्जांपल जरूर नोट कर लेना, मतलब ऐसे लिख लेना कि ड्यूटी ऑफ पुलिस या ड्यूटी ऑफ अ लॉयर, तो तुम्हें याद आ जाएगा क्या एग्जांपल लिया। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। गौरव ने कहा मैं जादू टोना करके यहाँ पर 1 करोड़ की पेटी पेश करूंगा, ये बाहर जाएगा। क्या ये कंसिडरेशन रियल है, नो है। इल्यूजरी है? तो ये भी आपका वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा, मस्ट बी रियल। ठीक है, तुम पैसा आने से पहले एग्जाम कभी नींद आ रही थी इसको, सो रहा है, वो भी खुली है इसकी जब तू आया। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी, खुश हो ले रहे इसको, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। आपका जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल दोगे? मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलवाऊंगा, बदले में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अंकल गौरव का फोन आया था, आधा काम कर एक रहा लाख बोल सकते हैं। अच्छा 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। इतने के लिए ना 10 लाख, अच्छा 10 लाख, 8, 10, 12 10 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। क्या ये कंसिडरेशन आपका लॉफुल है? तो आपका ये वैलिड कंसिडरेशन, मतलब ये ऐसे कंसिडरेशन है जिसको आप रियल लाइफ में देते हो, लेकिन अगर नहीं दिया तो सामने वाला क्या मांग सकता है? उसको कह देना दे दूंगा, तू लगवा तो सही, और जैसे ही लगे कौन है तू, ऐसा वो होने ही नहीं देते, वो एडवांस पैसा लेते हैं। सही है। मैम ये पॉइंट गौरव मेरे को तो याद रहेगा। ठीक है, तो ABC लिमिटेड प्रॉमिस टू गिव जॉब टू मिस्टर एक्स इन अ गवर्नमेंट बैंक अगेंस्ट पेमेंट ऑफ 50,000। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, एज द प्रॉमिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हमारी जनता के फेवर में ये चीज नहीं है। अगर ये रिश्वत खा के किसी को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की तो उसके लिए वैलिड कंसिडरेशन ये कहलाएगा नहीं। ओके, किसने कहा? क्या लॉ परमिशन दे रहा है? ये कहो आजकल चल रहा है, वैलिड चल रहा है, ये मत कहो। सामने बैठा हम 7 लाख लेते चलो किससे लिए मैंने आज दया के लिए तार देश के मामा को दे देता है। बस चलो, अभी मेरे को एक डॉक्ट्रिन करवाना है। चुप हो जा, जोर से इसे 10 बार मारोगे सीधा। एक तो तू क्लास में लेट आया है, ऊपर से बस भी तू ही कर रहा है। वर्षा को कौन सी बस कर रहा है? वर्षा को तेरे को रुकवाना चाहिए था। गौरव
गोली को गौरव ये तो गोली को तुम इतनी बारिश में बिना भीगे कैसे आया? उड़ के क्यों दोस्त क्या था? मेरे को क्या रहा था ऊपर ऐसे? ये बोलना फिर। मुझे लगा दोस्त सुपरमैन था और ऐसे तेरे ऊपर चढ़ के आ रहा था ऐसे सीधा खड़ा हनुमान की तरह। चलो डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? बस गौरव बस। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, अब एक बात सुनना, यहाँ x है और यहाँ y है, यहाँ गौरव है और यहाँ गौरी है, ठीक है? x और y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, गौरव और गौरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ सकती है? हाँ भाई जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो गौरव और गौरी जब राजी है तो क्या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ सकती है? आ सकते हैं? नहीं आ सकते। सुन लो, यानी कि गौरव ने प्रॉमिस किया गौरी से कि मैं तुझसे शादी करूंगा, ठीक है? इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर गौरव इस प्रॉमिस को तोड़ता है तो इसके ऊपर केस सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? अगर गौरी अपने प्रॉमिस को तोड़ती है, गौरी ने भी कहा कि मैं शादी करूंगी, अब गौरी अगर प्रॉमिस को तोड़ती है तो कौन केस कर सकता है? तो यानी कि अगर दोनों पार्टी अपने प्रॉमिस को तोड़ती है तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है, वो उसके ऊपर केस कर सकता है। बस सुन लो, क्या कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इसमें बीच में केस करने आ सकती है? नहीं आ सकती है, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ, बस ये गौरव गौरी में एग्जांपल इसने लेती, उसके बाद सब कुछ गायब हो जाता है। मैं पूछ रही डॉक्ट्रिन ऑफ शर्मा रहे हैं बैठ के, बताओ। मैं पूछ रहा हूं ओरल कॉन्टैक्ट हो तो यार बोलिए ये कुछ कह रहे, पहले इसकी सुन लो। हाँ तो ये मेरे को तो नहीं कहता ना, ये या तो कान में बोलता है और कान में बोलती है लड़कियां, तो इसलिए मैंने इसको सही स्टेटस दिया था। लेट्स स्टडी। एक बात बताओ, प्रथम नाम बॉय का होता है गर्ल का होता है? प्रथम क्या लग रहा है तुम्हें? तो लड़के के लिए ही लगता है या शी लगता है? मैं गौरी किया था। चेक अपनी टेस्ट नोटबुक। ये शीशी में रखा है ऐसा ही मुझे रोहित ने कहा, इसको टेस्ट कर कर गौरी की याद आ रही होगी, तभी बार बार शी निकल रहा था। मैं भी देख गौरव और गौरी के बीच में कोई नहीं आता। मैंने लिखा है प्रथमी, मैंने प्रथम ही लिखा है। ये मेरी है। तू शायद तू भी बोल नहीं सकता, तेरी टांगे टूट रही है, वहां के ले ले, ढूंढने बैठ गए उसकी कॉपी। सही बोला था उसने, अभी तेरे को कह रहे कि टेस्ट नोटबुक तू भी ढूंढ रहा है उसकी, बता आराम से। तेरा दे वैल्यू मैं बनाऊं। ये मेरी, इसने बुक के नीचे रखा है। तन्नू को कहता है कि नहीं, तेरा पिछला टेस्ट देख लिया तूने। अच्छा एक चीज और, अगले टेस्ट में ना अपना टेस्ट जिस दिन होना उसकी डेट जरूर लिख दिया करो। हर किसी के टेस्ट में मैं लिख रही होती हूँ, कुछ काम तो आपको भी करना चाहिए। हर किसी के। एक भी सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसने डेट डाली हो उसके ऊपर। मैम अपडेट वाली स्टैम्प। मैं हमेशा तीस बार मैम अपडेट वाली स्टैम्प। चलो, गौरव और गौरी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई थर्ड पार्टी बीच में स्यू करने नहीं आ सकती। इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? लेकिन तो यानी कि बात समझ में आ गई। डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती है, उनके अलावा कोई केस नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब मुझे ये बताओ एक्सेप्शंस में क्या चीज होगी? एक्सेप्शन
एक्सेप्शंस में क्या चीज होगी? कर सकता होगा कोई भी। थर्ड पार्टी केस कर सकती है और वो केस आपका वैलिड कहलाएगा। ठीक है, एक्सेप्शंस का मतलब ही क्या होता है? उसका उल्टा। डॉक्ट्रिन अगर ये कहता है कि थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती तो एक्सेप्शंस में होगा कि अगर थर्ड पार्टी केस करेगी भी सही तो वो वैलिड कहलाएगा, यानी कि वो केस कर सकती है। ठीक है, वो कौन कौन से केसेस है सुन लो जरा। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर कौन होता है? अजनबी। थर्ड पार्टी जिसको हम बोलते हैं, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसमें एप्लीकेबल होता है। मुस्कान, अगर अब टेस्ट की बात हुई तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, बात ही नहीं करेगी तू कोई भी, क्योंकि मैं लगातार तब से समझा रही हूँ, उसकी बातें खत्म नहीं हो रही। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्ट्रेंजर बंदा केस नहीं कर सकता। क्या स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, ये लाइन मैंने सही लिखी? स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन सही लिखी या नहीं लिखी? वो याद आ रहा है? स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन ही तो था कि मामा के बिहाफ में कौन पेमेंट कर रहा था? ओल्ड लेडी, है ना? तो वो स्ट्रेंजर बन रही थी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन तो वैलिड है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। उस एक्सेप्शन में अगर स्ट्रेंजर यानी कि थर्ड पार्टी, या हम जिसको बोल सकते हैं स्ट्रेंजर, अगर बीच में आए यानी कि स्यू करे तो वो वैलिड कहलाएगा। ठीक है, अब उसके मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट क्या होती है? अरे ट्रस्ट जो बनाई है आपने एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कैसे काम करती है? वो ट्रस्ट, गेट खोलो थोड़ा सांस आ जाए, क्योंकि ऐसे नहीं चल रहा। हाँ जी, ट्रस्ट क्या होती है? हाँ, ट्रस्ट में मतलब ऐसा होता है जो ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं वो लोगों से पैसा लेते हैं, जो भी भाई वहाँ पर डोनेट करना चाहे, है ना? हाँ, एनपीओस लगा लो। तो वहाँ पर जो पैसा बंदा डोनेट करना चाहे कर सकता है, लेकिन क्या वो उस पैसे को अपने घर ले जाते हैं? वो सोसाइटी के ही पर्पस के लिए लगाते हैं, सोशल पर्पस में ही उस पैसे को यूज करते हैं। अब सुनना जरा क्या हुआ। ट्रस्ट को ना, ट्रस्ट में कुछ एसेट्स थी, भाई ट्रस्ट बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वहाँ चीजों की तो जरूरत होगी ही होगी, और वो अपने लोगों के पैसे से ही बनाई होगी। अब जो एसेट है, ठीक है, वो किसकी है? लोगों के पैसे की ही है, और उसको सोसाइटी के पर्पस में ही यूज करना चाहिए। अब ट्रस्ट बंद की जा रही थी, तो ट्रस्ट के को बंद करने के लिए एक सेटलर को बुलाया गया। किसको? सेटलर, जो सेटल करेगा किस चीज को? एसेट्स लायबिलिटी को सेटल करेगा। अब उसने क्या किया? सेटलमेंट ऐसी की कि किसी भी थर्ड पर्सन को एसेट्स बेच दी। क्या आप ऐसे लोगों के पैसों से आई हुई उस एसेट्स को सोसाइटी के पर्पस के यूज के अलावा किसी और पर्सन को बेच देते हो, तो क्या वो वैलिड रहेगा? उसके बीच में कौन आ सकता है? जिसने पैसा दिया था, भाई जिसके पैसों से वो एसेट्स बनी थी। ट्रस्टीज थे वो लोग, ट्रस्टीज थे जो भी डोनेट कर रहे थे पैसा। तो सेटलर और थर्ड पार्टी, मतलब सेटलर और जो परचेजर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। दो पार्टीज कौन थी? सेटलर और परचेजर। सेटलर उसकी ट्रस्ट की एसेट्स को बेच रहा था और ये पर्सन जो है वो ट्रस्ट की एसेट्स को खरीद रहा था। कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हो रहा है? सेटलर और परचेजर के बीच में। लेकिन सेटलर इस काम को गलत कर रहा था, तो इसलिए ट्रस्टी जो कि यहाँ पर स्ट्रेंजर का काम करेंगे, थर्ड पार्टी का काम करेंगे, क्या वो स्यू कर सकते हैं? यस, वो स्यू कर सकते हैं अगेंस्ट सेटलर। कर सकते हैं? यस, चाहे भले ही वो थर्ड पार्टी है लेकिन फिर भी वो केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेटलर गलत चीज कर रहा है। तो ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी होंगे वो भले ही स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैं लेकिन वो यहाँ पर स्यू कर सकेंगे और उनका जो केस है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट
ए और बी दो भाई थे और दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम मंथली अपनी मदर को इतनी पेमेंट करेंगे, हम मंथली मदर को इतनी पेमेंट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी पार्टी है? ए और बी। ए ने बी को प्रॉमिस किया और बी ने ए को प्रॉमिस किया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में वो दोनों पार्टी है, लेकिन अगर आगे की मंथली पेमेंट मदर को नहीं करते तो क्या मदर केस कर सकती है? गर्दन भी उलाड़ा कर सकती है, मदर केस कर सकती है, ठीक है। मदर केस कर सकती है। भावनाओं में मत रहना, बस ये लॉ पढ़ रहे हो, भावनाओं में तो अपने बेटे के खिलाफ कभी भी केस नहीं करेगी एक माँ, है कि नहीं, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ जो है वो मदर को राइट देता है कि यस आप ए और बी के ऊपर केस कर सकते हो। तो ये स्ट्रेंजर थी, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, फिर भी ये बच्चों के ऊपर केस कर सकती है। क्लियर है? ऐसे क्यों देख रहे हो, समझ में आ रहा है? यस उन दोनों के भाइयों ने क्या किया था? मम्मी को जो देंगे वो पैसे तो मम्मी से ए ने बी को प्रॉमिस किया तो बी ने कि मदर को पेमेंट करेगा मंथली इतनी, बी ने ए को प्रॉमिस किया कि मदर को। तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी। मदर क्या है यहाँ पर? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को हम यहाँ पर स्ट्रेंजर बोल रहे हैं। तो क्या ये मदर यानी कि स्ट्रेंजर केस कर सकती है अगर उसको मंथली पेमेंट ना मिले तो? यस मैम कर सकती है। यस कर कॉन्ट्रैक्ट सकती के बारे में पता ही ना हो, किसको? मदर को पता ही ना हो। मदर को नहीं पता। भाई ये प्रैक्टिकल इश्यूज क्यों लेके आते हो तुम बीच में? जब मैं ये बात कह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मदर केस कर सकती है, यानी कि मदर को पता है। अगर ये और अगर वो वाले क्वेश्चन मत किया करो यहाँ पे। तो उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को आपस में मदर को छोड़ दिया तो उन्होंने। मेरी बात सुनो जरा, एक मिनट। तुम्हें क्या कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स पता है? लीगल फॉर्मेलिटीज पता है? अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। एग्रीमेंट में आपको पता है कि विटनेस भी चाहिए होता है। जो दो पार्टीज हैं, एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी, ठीक है, वो दो साइन करेंगे, साथ में एक विटनेस भी साइन करेगा। तो वो कहाँ से उठा के लाओगे? मान लो वो पापा बने थे विटनेस, अब बताओ क्या करोगे? पापा ले लेंगे पैसे थोड़े से ऊपर से पापा थोड़े पैसे ले लेंगे उनके। बस ये अपने पास रखो, पापा उनसे ऊपर से पैसे ले लेंगे, नीचे से पैसे ले लेंगे। वैसे ये ना रियलिटी में ला रहे हैं, और रियलिटी ला रहे हो तो पापा मम्मी की साइड बोलेंगे, तेरी साइड बोलेंगे, तू रुपए नहीं देगा। एग्जैक्टली। दोनों की लड़ाई हो रही और इनके क्वेश्चन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा कोई बात नहीं है ना, पक्का पक्का। अगर मतलब ये प्रॉमिस तो उन्होंने आपस में किया, मम्मी को कैसे पता? अरे मम्मी के सामने एग्रीमेंट बना था दोनों, मम्मी के सामने एग्रीमेंट बनाई था। मम्मी को अब तक रुपए मिल रहे थे, बाद में उन्होंने मना किया तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मान लो 1-2 महीना उन्होंने पैसा दिया और चौथे महीने में जाके मना कर दिया हम नहीं देंगे, बताओ मदर केस कर सकती है? कर सकती है। यस। यहाँ पे अगर लगाया करो ना, अगर मम्मी के सामने नहीं करा था, अगर मम्मी को नहीं पता था, प्रॉमिस तो उन दोनों ने किया था, मम्मी लास्ट बीच में आ गई। समझ रहे हो? थर्ड पार्टी यानी कि स्ट्रेंजर के लिए अगर केस हुआ है तो स्ट्रेंजर बीच में आ सकता है। ये एक्सेप्शंस हैं किसके? डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी कोई क्वेश्चन है? अब पूछेंगे। डाउट है तो बताओ, हमारे पास ये वो सॉल्यूशन है। अब सुनो, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे बोला है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अब सुन लो, अगर मम्मी पापा के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, बच्चे बीच में बोल सकते हैं। हाँ बोल केस सकते हैं। केस कर सकते हैं। यस। ये चलो अच्छी बात है। अब सुन लो, आज जाके ये बात घर पे बताएगी, हमें रोटी नहीं मिलेगी। गौरव और गौरी की शादी हो गई। मैंने कहा था ना, पार्टी ले लेना अभी पकौड़ों की। मैंने कहा था ना, गौरव गौरी की दिक्कत से बैठ रहा है, देख तो सही तरह इसको। शादी हो गई, ठीक है, लेकिन ना शेरवानी लेके वो कहते हैं ना लव मैरिजेस सारी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। दहेज तो आया ही नहीं है। हाँ देख यही बात है, ठीक है, बढ़िया पॉइंट बना दिया मेरे को, मेरे एग्जाम्पल में तूने पॉइंट दे दिया, थैंक यू। चलो अब गौरव को बड़ा बुरा लगा, भाई मुझे तो उम्मीद थी गौरी तेरे मम्मी पापा मुझे कंसिडरेशन नहीं
कंसिडरेशन में भी वो देंगे क्या? कार मांगो कोई अच्छी सी। फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, ठीक है? नहीं बड़ी नॉलेज नहीं ये है। तो लगता है कि ये ऑटो रिक्शा ना मिले, ऑटो रिक्शा ना मिले तो ऑटो की बात कर रहा है। बाइक से साइकिल ला के मैंने सब्जी की रेडी ना कोई साइकिल क्या? मैं वो थोड़े से कौन सी नंबर चीज पड़ी है मैं तो दी। रजिस्टर क्या पॉइंट हो जाए। अरे गोरी ना मिले नहीं जुबान में देखी जाए। चलो गौरव और गौरी की शादी हो गई और इसको उम्मीद थी गौरव को कि फॉर्च्यूनर मिलेगी और जो की शादी में नहीं मिली। अब गौरव के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था कि मुझे गाड़ी नहीं मिली। गौरव ने क्या किया, आए दिन गौरी को पीटता था। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल ले रहे हो हैं? अब आप प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल ले रहे हो भाई मेरा एग्जांपल इसलिए सेट किया, दहेज के पीछे पीट रहा है। किसी ने कहा था दहेज नहीं आया। गौरव गौरी को पीटना शुरू कर देता है ना? अब गौरी ने क्या किया, अपने पापा को बता दिया। गौरी ने क्या किया, अपने पापा को बता दिया, यानी कि गौरव के ससुर जी को बता दिया। पापा जी, ठीक है, पापा जी, अपने पापा और दूसरे पापा जी, है ना? गौरव के पापा जी को बता दिया गौरी ने। क्या बताया? क्या बताया? कि भाई मुझे गौरव बहुत पीटता है, ठीक है? पापा ने लगा दी रिमांड, आ जाओ भाई गौरव। घर बुला लिया, अच्छे से खातिरदारी की इसकी। समझ रहे हो ना खातिरदारी? चलो गौरव की अच्छे से खातिरदारी हुई। गौरव ने हाथ जोड़ लिए, आगे से अब तो मैं नहीं मारूंगा। सुन लो भाई, आगे से नहीं मारूंगा। अंकल ने बोला पापा जी ने क्या कहा, भाई ये जुबान की तेरी कोई कीमत नहीं है, तूने हाथ कैसे उठा दिया मेरी बेटी पे, है ना? फिर मारने लगे उसके पापा ने क्या किया, पापा जी ने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा, मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम उसको नहीं पीटोगे। और गौरव ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, पक्के वाला प्रॉमिस। अच्छा हाँ, उसको पता था ना हम पढ़ेंगे। नहीं मैं हाथ तोड़ दिए थे ना अच्छा अंगूठा बच गया था, अच्छा हाथ टूट गया। अंगूठा बच दिमाग गया। देखो मैं चलो अरे पापा जी अंगूठे हुए हाथ का भी एग्जांपल दे रहा है कि लेफ्ट की बढ़िया बाजू बताओ। अंगूठा तो वही है ना? टूटे हाथ में क्लिक पड़ जाता है। हाँ, समझ गई। उठा के हाथ चलो अंगूठा लगा दिया यहाँ पर गौरव ने। अब गौरव ले गया गौरी को घर, अगले दिन फिर चालू, फिर पीटना शुरू, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, गाड़ी लेके पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन सी थी? हाँ जी, पापा जी और गौरव। और स्ट्रेंजर कौन है? गौरी। गौरी। अब अगर मान लो गौरी को ये मारता पीटता है तो क्या गौरी केस करने जा सकती है? वो तो मैं वो एग्रीमेंट जीवन का सब ले जा सकती यस, उसने एक मौका दिया था ना पापा जी के साथ बुलवा के, ठीक है? तो चाहे भले ही कॉन्ट्रैक्ट पापा जी और गौरव के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पर गौरी स्ट्रेंजर होते हुए भी गौरव के ऊपर केस कर सकती है। तो ये है आपके इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट क्या होता है? ना रहने दे ऐसे। असाइनमेंट क्या होता है? असाइन करना, किसी को कोई काम डेलीगेट करना। जैसे हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है? ए ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ कि मैं तुझे कुछ माल सप्लाई करूंगा, तो बदले में मुझे पेमेंट करना, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी दिक्कत हो गई कि ए सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो ठीक है क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने ये काम किसको असाइन कर दिया? सी को असाइन कर दिया, ठीक है? ए ने ये काम किसको असाइन कर दिया? सी को। भाई तू सप्लाई कर दियो क्योंकि मेरे पास ये माल शॉर्ट पड़ रहा है, तो तू सप्लाई कर देना, बदले में बी तेरे को पेमेंट कर देगा। अब यहाँ पर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? हाँ, ए एंड बी थे ना, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था?
ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि ए ने कहा था मैं तुझे माल सप्लाई करूंगा, बी ने कहा मैं तुझे पेमेंट करूंगा, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से ए ने काम किसको सौंप दिया, किसको असाइन कर दिया ये काम, सी को। अब अगर मान लो सी यहाँ पर माल सप्लाई कर देता है और बी बदले में इसको पेमेंट नहीं देता है, तो बताओ सी केस कर सकता है बी के ऊपर? यस कर सकता है। हाँ पावर आ गई थी, डेलीगेशन हो गया था, असाइनमेंट हो गया था, तो उसके पास राइट्स भी आ गए कि वो केस कर सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। इसका मतलब क्या है सुनना जरा, एग्जांपल से समझ आएंगे ये सारे। अगर किसी का एग्जांपल नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लेना, ठीक है? सुनना आप जरा, यहाँ पर कौन किसको पैसे देगा? तुषार ने रोहित को 1 लाख रुपए दिए। वो उधार ही करेगा। अरे सुन लो पहले, तुषार ने गौरव को कुछ पैसे देने थे। वो उधार ही करता है। तुषार ने गौरव को कुछ पैसे देने थे, वो पैसे थे 1 लाख रुपए। सुन लो, इसीलिए तुषार ने गौरव को 1 लाख रुपए देने थे, उसकी लायबिलिटी थी। तुषार ने सोचा मुझे गौरव के घर जाना पड़ेगा, इतनी दूर घर है, रोहित उसके घर के पास में ही रहता है, ठीक है? इमेजिनेशन है ये सारी। रोहित उसके घर के पास ही रहता है, तो क्यों ना रोहित को पकड़ा दूं कि वो आगे तुषार को पैसे दे दे। तो यही हुआ, तुषार ने किसको पैसे दिए? रोहित को। ये किसको दे देना? ठीक है। अब रोहित ने स्पेशली फोन किया किसको? गौरव को, कि गौरव तेरे पैसे कोई तुषार से तूने 1 लाख रुपए लेने थे, तुषार ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए हैं, वो मैंने तुझे देने हैं, वो मैंने तुझे देने हैं। एक्नॉलेज कर लिया था, इसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, किसी को बता देना, है ना? ये एक्सेप्ट कर लेना कि भाई तेरे जो 1 लाख रुपए हैं वो मेरे पास पड़े हैं अभी, ये एक्सेप्ट कर लेना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर रोहित ने कहा कि मेरे पास तेरे पैसे पड़े हैं तो मेरे से ले लेना। अब गौरव गए उसके घर पे पैसे लेने, भाई दियो जो 1 लाख रुपए दे दो। रोहित कह रहा कौन से पैसे? कहे के पैसे? रोहित ने मना कर दिया, जबकि खुद ही फोन करके कहा था रोहित ने कि मेरे पास तेरे पैसे पड़े हैं। और जब वो लेने गया तो रोहित ने क्या कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं रखे। किसने दिए थे पैसे? बताओ। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन सी थी? तुषार और रोहित थे, क्योंकि उसने उसको 1 लाख रुपए दिए थे और प्रॉमिस किया था कि भाई तू प्रॉमिस कर कि मेरे को तू भाई गौरव को दे देगा। तो उसने प्रॉमिस किया और उसने 1 लाख रुपए दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब यहाँ पर गौरव थर्ड पार्टी है, क्या गौरव केस कर सकता है? यस, रोहित पे। हाँ, तुषार पे नहीं, तुषार ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था, रोहित ने नहीं किया। तो यस, गौरव यहाँ पर रोहित के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद लैंड, इसका मतलब क्या है सुनना जरा। कोवेनेंट का मतलब होता है राइट्स, ड्यूटीज, मतलब अभी लिखना मत, कुछ मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा। जैसे ना एक जमीन है, ठीक है, कोवेनेंट उसके साथ अटैच है। कोवेनेंट का मतलब वो जमीन सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज हो सकती है। एक तरीके से जो उसका पर्पस है उस जमीन का, वो उसके साथ अटैच है। मतलब अगर आप अलग अलग करके बेचना भी चाहो कि उस जमीन को मैं किसी और पर्पस के लिए बेच दूं, मॉल बनाने के लिए, तो आप उसको बेच नहीं सकते, है कि नहीं? होती है ना ऐसी कई जमीनें। तो कुछ जमीनों के साथ कोवेनेंट अटैच होता है कि अगर आप जमीन बेचोगे तो इस कोवेनेंट के साथ ही बेचोगे कि उस जमीन पर सिर्फ खेती बाड़ी का ही काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक ओनर था, उसके पास में 2 जमीनें थी। एक जमीन जो थी वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज हो सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, ही सोल्ड द अदर लैंड, दूसरी वाली जमीन बेच दी और उस पर क्या कंडीशन लगा दी, इट कैन नेवर बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस सो एज टू प्रोटेक्ट अदर एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम पोल्यूशन। भाई मैं तुम्हें ये जमीन दूसरी वाली इसलिए बेच रहा हूँ कि तुम इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं बनाओगे, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उससे जो पोल्यूशन निकलेगा वो मेरी एग्रीकल्चर लैंड को खराब करेगा। तो अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम जमीन खरीदो। कोवेनेंट अटैच हो
गया, एक कंडीशन लिख सकते हो इसको, कोवेनेंट मतलब कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। सच कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड whosoever is the successor of land has to abide by it। सक्सेसर क्यों लिखा इन्होंने? मान लो ए ने ये जमीन बी को इस शर्त पे बेची थी कि आप इस पे इंडस्ट्री नहीं लगाओगे क्योंकि मेरी दूसरी एग्रीकल्चर लैंड को वो इंडस्ट्री का पोल्यूशन खराब कर देगा। अब बी ने क्या कहा, वो जमीन खरीदी और वो किसी और को बेच दी, ठीक है, तो बी भी ये कंडीशन लगाएगा सी के पास कि आपको भी इसको इंडस्ट्री पर्पस से यूज नहीं करना है, यानी कि जितने भी आगे सक्सेसर आएंगे उन सबको इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। Such are called restrictive covenants and all successor are bind to it। सारे के सारे successor इससे bind होंगे। इसका एक एग्जांपल है, पहले पढ़ लेते हैं। The person who purchases the land with notice that owner of land is bound by certain duties, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of seller। इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल और कराऊंगी, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जितने भी सक्सेसर होंगे उन सबको इससे बाउंड होना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर कोई भी पर्सन, जितने भी लोग खरीदते हैं उसके ऊपर इंडस्ट्री नहीं बना सकते। क्लियर है? एक एग्जांपल चलता है, सोहनलाल, मोहनलाल और छोटे लाल। एक थे मिस्टर सोहनलाल, ठीक है, इनके पास 10 एकड़ जमीन थी। क्या थी? 10 एकड़ जमीन थी। इन्होंने ये जमीन किसको बेच दी? मिस्टर मोहनलाल को। किसको बेच दी? मिस्टर मोहनलाल को बेच दी। कितने रुपए में? 25 लाख रुपए में। क्लियर है? प्रॉपर्टी के पेपर में कंडीशन लिखी हुई थी कि जो भी पर्सन इस लैंड को खरीदेगा, अभी खरीदने वाला कौन है? मोहनलाल। आगे भी अगर कोई पर्सन इस लैंड को खरीदेगा तो वो 9 एकड़ तो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, 9 एकड़ तो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ 1 एकड़ है वो किसको दिया जाएगा? छोटे लाल को। और छोटे लाल कौन है? छोटे लाल है सन ऑफ मिस्टर सोहनलाल। भाई मैं तुम्हें 10 एकड़ जमीन दे रहा हूँ, खरीद लो 25 लाख रुपए में। 9 एकड़ जो करना है करना, लेकिन 1 एकड़ तुम मेरे बेटे को दोगे और वो उसके ऊपर खेती बाड़ी करेगा। अगर ये जमीन मोहनलाल किसी आगे किसी और को भी बेच देता है, कोई और नाम बताना। सोहन, मोहन, रोहन ले लेना, रोहनलाल, मिस्टर रोहनलाल, ठीक है। अगर ये मिस्टर मोहनलाल आगे रोहनलाल को बेचता है तो बताओ क्या रोहनलाल पूरी 10 एकड़ जमीन यूज कर पाएगा? नहीं, वो भी कितनी यूज कर पाएगा? सिर्फ 9 एकड़। बाकी का 1 एकड़ किसको देना पड़ेगा? छोटे लाल को। फोटो खींच रही बताओ रोहनलाल। वाह, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो सोहनलाल है वो मर गया। क्या हुआ? मर गया। और जिसने जमीन खरीदी थी वो कौन था? मोहनलाल। उसने क्या किया, पूरे 10 एकड़ पे एक ऑडिटोरियम बना दिया और छोटे लाल को मना कर दिया तुझे कोई 1 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी। अब मुझे बताओ, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? मोहनलाल के बीच में, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट भी आ रहा है ना। अब मुझे बताओ, सोहनलाल और मोहनलाल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और छोटे लाल यहाँ पर कौन है? स्ट्रेंजर है, थर्ड पार्टी है कि नहीं? तो बताओ, छोटे लाल क्या 1 एकड़ जमीन के लिए केस कर सकता है मोहनलाल के ऊपर? कर सकता है, यस कर सकता है। समझ गए? नेक्स्ट, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड समझ में आ गया? एग्जांपल से अब जहां पर ये कोवेनेंट रनिंग विद लैंड है ना, वहां पर लिख लो जो सेकंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, ये वही था, ठीक है, लिख लो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, ये उसी का ही एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अगर किसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को परमिशन दे रखी थी कि
सब माल बेच, तेरे को अलाउड है। एजेंट ने थर्ड किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल परचेज हुई, ठीक है, तो एजेंट ने माल बेच दिया और सामने वाले ने पेमेंट नहीं की। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर प्रिंसिपल केस कर सकता है उस बंदे के खिलाफ? यस, क्यों? क्योंकि वो एजेंट किसके भी हाथ में काम कर रहा था? प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल भले ही स्ट्रेंजर है लेकिन प्रिंसिपल केस कर सकता है। क्लियर है? यस मैम। चलो अब आगे बढ़े। अरे रह क्या गया? डांस करेंगे उस दिन। सिलेबस तो हमारा ये लास्ट ही है ना, खत्म हो गया ना सिलेबस तो। हाँ। तो शनिवार के लिए कुछ बचा नहीं है ना हमारे पास, ऐसा गौरव का कहना है मैम तो इसकी यूनिट है कि मैम सैटरडे को क्या करोगे? क्यों? मैं और चैप्टर स्टार्ट नहीं करवा सकती क्या? आप करा सकते हो, आपके पास राइट है। चलो, अभी मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है? जब उसमें कुछ कंसीडरेशन हो। क्या बिना कंसीडरेशन के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? बताओ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नहीं होता। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लाइन याद आ रही है? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अंशी मेरा हाथ जा सकता है पीछे, उल्टे हाथ से यूं थप्पड़ मारे इसके। लगा लगा, नहीं तो मैं तुझे लगाऊंगी यार। अच्छा सीधा करके मार ले फिर। नहीं मार दे। कभी सकड़ है ना, भी यही लग जाएगा यार, तो बीच में गया मार दिया। बस चपड़ चपड़ खत्म नहीं होती। यही बुलाता है। पहले मम्मी को ना एक बार रिकॉर्डिंग दिखाइए, उसके बाद मेरे से बात कराइए। ये गौरव गौरी वाला कंसेप्ट है, उनको भी समझा। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यही है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं भी हुआ तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब सुनना, पहला पॉइंट तो ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रही हूँ। नेचुरल, ये लॉ है, सही है। पहले अपनी बात से बाद में मुकर जाता है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर आपने किसी को प्यार में, किसी को कोई गिफ्ट दिया है, कोई चीज दी है, अब गिफ्ट दे रहे हो तो बदले में रिटर्न गिफ्ट की भी उम्मीद रखते हो क्या? बताओ। आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए, वहां जो गिफ्ट देते हो उसको तो कंसीडरेशन मिल गया, तुम्हें भी कुछ मिलता है? हाँ मैम, वहाँ पे खाना मिलता है, यही है। लेकिन बदले में क्या रिटर्न गिफ्ट आजकल तो मिलते हैं, लेकिन क्या डिमांड कर सकते हो? ठीक है, तो वो आपका एक वैलिड कंसीडरेशन कहलाता है। अब मेरी बात सुनना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मीनिंग क्या है वो समझना। इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी। भाई किसी ने प्यार मोहब्बत में वो चीज गिफ्ट की हुई होनी चाहिए। दूसरा, पार्टीज मस्ट 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 स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। पार्टीज जो हैं वो उस टाइम रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अभी मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप और इट मस्ट बी इन राइटिंग। ये ध्यान रखना, ओरल हुआ तो वैलिड नहीं है। इट मस्ट बी इन राइटिंग। इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। लॉ के अंडर रजिस्टर भी होना चाहिए। ये चारों पॉइंट समझ में आए? पहला क्या है? दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए, दोनों रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करने चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और लॉ के द्वारा रजिस्टर होना चाहिए। अब मेरे को ये चारों पॉइंट समझ में आ गए? क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब मेरे क्वेश्चंस के आंसर देना। एक हस्बैंड था, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया था। क्या एग्रीमेंट? कि मैं तुझे मंथली इतना अर्निंग्स में अपनी आप तुम्हें दूंगा। एग्रीमेंट साइन किया। अब अगर वो पलटता है तो क्या वो केस कर सकती है?
यानी कि यहाँ पर हस्बैंड ने तो उसको प्रॉमिस दे दिया कि मैं तुझे मंथली इतने अर्निंग्स दूंगा अपने, क्या उसको कंसिडरेशन मिला बदले में कुछ? नहीं ना, एक ही पार्टी कंसिडरेशन दे रही है, फिर भी ये क्या कहलाएगा? वैलिड। इसमें क्या चारों कंडीशन प्रेजेंट है? देखना, नेचुरल लव भी है, प्यार में ही उसने कहा ऐसा, दूसरा उस टाइम वो रिलेशनशिप में भी है, तीसरा राइटिंग में भी है, और लॉ के द्वारा मान लो रजिस्टर भी करवाया, ठीक है, तो ये वैलिड माना जाए। ऐसी वैल की इसका क्या उसके अंदर एग्रीमेंट नहीं था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, अब सुनना, नई नई बहू आती है, गौरी है ना, आई, गौरी की मम्मी जी ने, कौन हुई गौरी की मम्मी जी? गौरी की मम्मी, उन्होंने उसको 9 लखा हार चढ़ाया, ठीक है, 9 लखा हार चढ़ाया, ठीक है, हार चढ़ाया। अब मेरी बात सुनो, जब ये गौरव उसको पीटने लगा, तो वो गौरव पीटने लगा तो वो गुस्से में वो हार पहन के अपने मायके चली गई, क्या आप डिमांड बैक कर सकते हो? उससे पहले जैसे डिमांड मिली उससे क्या आप डिमांड बैक कर सकते हो? क्यों? क्या आपने जो 9 लाख का हार चढ़ाया है वो एग्रीमेंट किया था राइटिंग में? नहीं ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिया था। भाई सास और बहू का भी तो नेचुरल लव हो सकता है ना, है कि नहीं? ठीक है, लव एंड अफेक्शन में दिया था और नियर रिलेशनशिप में भी थी वो, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं था, ना ही वो रजिस्टर था लॉ के द्वारा, इसलिए ये वैलिड यानी कि केस नहीं कर पाओगे आप। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। हमारे इस वाले एग्जांपल में इन्होंने 4 कंडीशन प्रेजेंट की हैं। देखो अगर रजिस्टर नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, है ना, जो मैंने एग्जांपल लिया। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो राइटिंग में ही हुआ था, वो जो हार भी चढ़ाया था ना, वो राइटिंग में था और साथ में रजिस्टर भी करवाया हुआ था कि हम इसको ये हार चढ़ा रहे हैं, तो यस वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, भले ही सिंगल पार्टी कंसिडरेशन दे रही है। अब एक बात सुनना, गौरव और गौरी का डाइवोर्स हो गया, अभी तो चटमंगनी पर क्या हुआ था अभी गौरव और गौरी का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, लेकिन ना डाइवोर्स होने के बाद जब अलग अलग रहो तो ज्यादा नहीं लगता कि नहीं वो ठीक थी, ऐसा इसको रियलाइज हो रहा था। इसने क्या किया, डायमंड की रिंग भिजवा दी, डाइवोर्स के बाद डायमंड की रिंग भिजवा दी, ये सोचा कि उसने ना आपको भी मिला कि वो रिंग देख के वापस आ जाएगा। बताओ ये वैलिड है? कौन सा पॉइंट इसमें मिसिंग है? पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप, पार्टीज जो है जो गिफ्ट कर रही हैं वो रिलेशनशिप में होनी चाहिए। डाइवोर्स के बाद कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो कोई गिफ्ट का मतलब नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। हम डाइवोर्स में बोल रहे हैं उसको लोग तो जस्ता से अच्छा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, अगर किसी ने पास्ट में कोई अपनी इच्छा से कोई सर्विस प्रोवाइड करती थी तो आप क्या उसको पैसे दे सकते हो? यस दे सकते हो। भाई वो मेरा बच्चा ढूंढ के लाया था 4 साल पहले, वो बंदा मुझे आज तक वो याद है कि मेरा बच्चा ढूंढ के लाया था, मुझे मतलब बहुत बड़ा काम किया था उसने मेरे लिए। उस टाइम तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया था, आज मैंने मान लो उसको एक घर गिफ्ट कर दिया, उसको बदले में कुछ मिला घर गिफ्ट करने के, अब कुछ मिला नहीं, वो तो पास्ट सर्विस हो चुकी है, ठीक है। आज मैंने क्या कहा कि मैं तेरे नाम घर करता हूँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाए। क्लियर है? रिलेशन का अरे मैं सेकंड पॉइंट पे आ गई हूँ। नहीं, अगर ये आप कह रहे थे ना कि सेकंड में भी था, 4 बातें उसमें होनी चाहिए। किसमें? सास और बहू ने बता रहे थे। हाँ, तो यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आया तो रिलेशन थोड़ी देखोगे वहाँ पे। हाँ, तो वो सब में नहीं देखने ना, सब में नहीं, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है, सिर्फ 4 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ गई थी मैं, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली, मतलब आपने अपनी इच्छा से ही उनका बच्चा ढूंढा था, ठीक है। सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, मेरे लिए किया था आपने ये काम।
प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड, जब सर्विसेज दी गई थी तो उस टाइम प्रोमिसर एग्जिस्ट करना चाहिए, और प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी, कि मैं उसको कुछ कंपनसेशन दूंगा। ये 4 कंडीशन है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स देख लो, पी ने आर का वॉलेट ढूंढा और उसको लाकर दे दिया, आर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस। देखो इसमें ये मत कहना उसका ये फायदा उसका ये फायदा, भाई उसने वॉलंटरीली जो सर्विस प्रोवाइड किया उसको बदले में कुछ नहीं था, मतलब उसको अब 10,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन मेरे को बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, वो तो मेरा ही पर्स था ना, मेरा ही पर्स मुझे वापस ला के दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए कुछ नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा था। क्या पीछे ऐसा एग्जाम्पल था कि बच्चा मिला तो बताओ, पूरा बोलो, बच्चा मिला तो आपने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड वाला कह रहे हो? हाँ, फिर उसमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हो? हाँ, तो वही लिखना है, वैलिड तो है, साथ में क्वाजी भी है, ठीक है। एक तरीके से वैलिड के अंदर ही तो आते हैं ना, क्वाजी क्या है? साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वैलिड तो है ना। इसमें वो मांग सकता था, नहीं मांग सकता था ना। अगर मैंने ऑफर निकाला हुआ है तो मांग सकता है, और वो ऑफर उस तक गया हुआ है, तो अगर मैंने ऑफर निकाला और सामने वाले को पता ही नहीं था तब वो नहीं मांग सकता, ठीक है। मिस्टर एक्स हैड हेल्प्ड हिज नेफ्यू मिस्टर वाई टू फाइट अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ यूजिंग हिज नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। आफ्टर मिस्टर वाई won the case, he promised Mr. X to pay 10,000. उसने कहा था कि मैं तुम्हें केस जिता दूंगा भाई अपनी नॉलेज के उससे, ठीक है। और उसने कहा कि जैसे ही वो केस जीता तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। तो ये आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जो सर्विस आप पहले प्रोवाइड कर चुके हो, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, उसके बदले में अगर आज आप कोई चीज अनाउंस करते हो कि मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगा, तो यस, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, मैंने तुम्हें बताया था 3 साल बाद आप डेटर से रिकवरी नहीं कर सकते, बताया था। अब हुआ क्या, कोई डेटर ना बहुत अच्छा इंसान था, 4 साल बाद वो खुद आया कि भैया मैंने आपको 60,000 रुपए देने थे, 3 साल बीत चुके हैं, अब आप तो मुझसे मांग नहीं सकते। अब मेरे पास मेरी कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो बताओ 60,000 के बदले में 50,000 लेना चाहोगे? तो वो क्या कहेगा, भाई कुछ ना से तो कुछ आना, अच्छा भाई मैं ले तो सकता ही नहीं हूँ, अगर तो अपनी मर्जी से देने आ रहा है तो मैं क्यों मना करूंगा, ठीक है। अगर उसने प्रॉमिस कर दिया कि 50,000 मैं आपको दूंगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब अगर मान लो इस एग्जांपल में उसने प्रॉमिस तो कर दिया था 50,000 रुपए, अब अगले दिन मान लो वो मना कर जाता है, मैं नहीं देगा, तो क्या आप केस कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर रहा है? टाइम बार्ड है। 3 साल उसने क्या टाइम बार्ड वाले के लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, अब तो मैं केस कर ही नहीं सकता। जब अगली बार उसने एक और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, तो उसने हाँ साइन हुआ है, सब हुआ है, तो कर तो यस सकते कर अरे यार, तो पेपर में क्या लिखोगे कि साइन है तो वैलिड है, नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है इसमें। अगर पेपर में आपको ये लिखा आता है कि उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, तो अगर वो नहीं देता तो क्या वो केस कर सकता है? तो वहाँ क्या लिखोगे, साइन थे या नहीं थे? अगर प्रॉमिस किया है तो ये मान के चलना कि लॉ में वो स्टैम्प पेपर पे ही प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस ऑरल प्रॉमिस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। लॉ में अगर प्रॉमिस लिखा है तो ये अज्यूम करके चलना कि वो प्रॉमिस स्टैम्प पेपर पे किया गया है, ठीक है। तो अब बताओ कि केस कर सकते हो? यस। क्यों? क्योंकि आपका ये 4 साल बाद एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया था, और इसमें मुझे तो कंसिडरेशन मिल रहा था, लेकिन बदले में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी ये वैलिड कहलाएगा, ठीक है। एजेंसी क्रिएट करने के लिए क्या आपको कुछ कंसिडरेशन की जरूरत है? नहीं ना, वो तो बाद में जब एजेंट बन जाते हैं तो हम उसको कहते हैं ना कि सेल का इतना % ले लेना, है ना। तो वहां भी आपका कोई कंसिडरेशन ना होते हुए भी वो क्या कहलाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कंप्लीटेड गिफ्ट का केस मैंने आपको बताया, जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। बेलमेंट क्या था?
जिसमें हम अपना सामान किसी को सेफ्टी पर्पस के लिए पकड़ा के जा रहे थे। अब उसको तो मैंने सामान दिया, ठीक है, मुझे के बदले में क्या मिल रही है? सेफ्टी, ठीक है। तो कंसिडरेशन यहाँ पर एक पार्टी के लिए तो है लेकिन दूसरी के लिए कुछ नहीं है। जैसे मेरे को तो सेफ्टी मिल गई, लेकिन मैंने उसको जो सामान पकड़ाया वो उसको कल को मुझे वापस करना है, तो उसको क्या मिला इसके बदले में? कुछ भी नहीं। हाँ, बल्कि लायबिलिटी है, उसको मिला तो कुछ भी नहीं। तो एक पार्टी का ही सिर्फ कंसिडरेशन था ना यहाँ पर, तो फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा। चैरिटी, आप किसी को दान देते हो कुछ, उसको तो मिल रहा है कुछ, बदले में आपको क्या मिल रहा है? पुण्य, पुण्य है, दुआएं, ऐसा ही बोलते हो। तो ये लॉ में वर्ड्स नहीं है वैलिड, इसलिए एक ही तरफ से कंसिडरेशन जा रहा है, दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी ये क्या कहलाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने चैरिटी में एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि मैं इस पर्सन को चैरिटी 10 लाख रुपए देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये एक तरफ से कंसिडरेशन जा रहा है, ठीक है। और अगर आप बाद में मना कर जाते हो तो क्या वो पर्सन आपके ऊपर केस कर सकता है? यस कर सकता है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड है तभी तो मैं ये पार्टी को राइट दे रही हूँ कि आप केस कर देना, कि अगर किसी ने एक ने प्रॉमिस किया और प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो सामने वाला बंदा केस कर सकता है। तो अगर आप उसको दान नहीं देते ना कहने के बाद, तो वो बंदा आपके ऊपर केस कर सकता है। मैंने चैरिटी वाले में ब्रैकेट में देखो किसका नाम है? इसका नाम है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। गौरी क्लियर है? ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। अब इसको रिसीव करो। कौन है?